हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास इक्वेशन ऑफ डीएन और एसएन के बारे में डिस्कस करा था एंड आपको होमवर्क दिया था दी क्लास इक्वेशन ऑफ S5 और S6 आपको फाइंड आउट करना था और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस। तो आई थिंक आपने कवर अप कर लिया होगा। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दी क्लास इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेट ग्रुप। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन इज इफ G be any group and H is a subgroup of G, ठीक है, and AB belongs to G, sorry AB belongs to H, कोई भी दो रैंडम एलिमेंट है, then P statement is A is conjugate to B in H implies A is conjugate to B और A is conjugate to B in G। यानी कि अगर कोई सब ग्रुप में दो एलिमेंट अगर कॉन्जुगेट है तो क्या वो ग्रुप में कॉन्जुगेट होंगे। और क्यू स्टेटमेंट A is a conjugate to B in G whether this implies A is conjugate to B in H। और ऑप्शंस ऑब्वियसली P is true, Q is false, P is a false and Q is true, and third option is both are false and fourth option is both are true। तो ये पिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर कोई भी सब ग्रुप के दो एलिमेंट है और सब ग्रुप में कॉन्जुगेट है तो वेदर दिस इंप्लाइज दे आर कॉन्जुगेट इन जी और नॉट, और अगर किसी ग्रुप में कॉन्जुगेट है तो वेदर दे आर कॉन्जुगेट इन अ सब ग्रुप और नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, ए एंड बी आर कॉन्जुगेट इन एच, क्योंकि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ए कॉन्जुगेट टू बी हो या बी कॉन्जुगेट टू हो, ये हमेशा दोनों एक साथ होल्ड करेंगे। ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्जुगेट इन एच का मीनिंग क्या है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स लिख सकते हैं। तो अगर x h का एलिमेंट है और h क्या है, g का सब ग्रुप, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g ऑल्सो, ये x g का भी एलिमेंट होगा सच दैट b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x इनवर्स ए एक्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है, इम्प्लाइज a एंड b आर कॉन्जुगेट इन जी। तो यानी कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट सब ग्रुप में कॉन्जुगेट हैं तो वो ग्रुप में हमेशा कॉन्जुगेट होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, जब सब ग्रुप में अगर कॉन्जुगेट क्लासेस हैं तो ग्रुप में वो क्लास सेम रहेगी, यानी कि उसमें एलिमेंट रिड्यूस नहीं हो सकते। कि अगर ए और बी किसी एक सेम कॉन्जुगेट क्लास में हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सब ग्रुप एच, then they must be in a same conjugate class with respect to group G itself। यानी कि जो सब ग्रुप में कॉन्जुगेट क्लास है उसमें ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट ऑलरेडी हैं वो कभी भी रिमूव नहीं हो सकते उस क्लास में से। तो P स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। अब Q के बारे में अगर वो क्या कह रहा है कि ग्रुप में अगर कॉन्जुगेट हैं तो क्या सब ग्रुप में कॉन्जुगेट होंगे। तो पहले मैं A3 का एग्जाम्पल लिखता हूँ और S3 का। सबसे पहले S3, तो S3 में आपके पास क्लास ऑफ आइडेंटिटी क्या था, ओनली आइडेंटिटी।
क्लास ऑफ 1 2 2 लेंथ की साइकिल जो थी, तो उसमें 3 एलिमेंट थे 1 2 1 3 एंड 2 3। Sn में elements are conjugate if and only if they have same cycle decomposition. Then class of 1 2 3, वो आपके पास क्या था 1 2 3 एंड 1 3 2। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट क्लासेस थी। अगर मैं A3 देखता हूं तो A3 का स्ट्रक्चर क्या था, आइडेंटिटी। A3 का ऑर्डर 3, तो साइक्लिक ग्रुप आएगा, तो आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2, ये A3 की डेफिनेशन है। और A3 साइक्लिक ग्रुप है, दैट इज अबेलियन, और अबेलियन है तो G इक्वल टू ZG, और G इक्वल टू ZG का मीनिंग क्या है, इस ग्रुप का हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। यानी कि क्लास ऑफ आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी, क्लास ऑफ 1 2 3 में सिर्फ और सिर्फ 1 2 3, क्योंकि अबेलियन ग्रुप है तो हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट, और क्लास ऑफ 1 3 2 में क्लास ऑफ ओनली 1 3 2। तो अगर मेरे पास A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 1 3 2 है, वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं H में, विच इज A3, एंड A एंड B आर कॉन्जुगेट इन S3, क्योंकि वो सेम क्लास में है, बट A एंड B आर नॉट कॉन्जुगेट इन A3, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट की जो कॉन्जुगेट क्लास है, दिस क्लास इज डिफरेंट क्लास। तो क्यू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई दो एलिमेंट ग्रुप में कॉन्जुगेट है तो क्या वो सब ग्रुप में कॉन्जुगेट हो गए। तो उसका एक काउंटर एग्जांपल, A एंड B आर कॉन्जुगेट इन A3 बट दे आर नॉट कॉन्जुगेट इन S3। तो डेफिनेटली दिस क्यू स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर आपके पास ग्रुप में कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो हो सकता है कि वो सब ग्रुप में कॉन्जुगेट नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, P इज अ करेक्ट एंड Q इज फॉल्स स्टेटमेंट। ऑब्वियसली ए आंसर। अभी पहले A4 की क्लास इक्वेशन लिखते हैं, देन उसको जर्नलाइज करेंगे द क्लास इक्वेशन ऑफ En। जस्ट A4 की क्लास इक्वेशन। तो बेसिकली जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा उसका मीनिंग क्या है, अगर कोई ग्रुप में कॉन्जुगेट क्लास है तो वो सब ग्रुप में डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे आपके पास यहाँ ग्रुप में एक क्लास में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट, लेकिन A3 में वो 2 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन जो सब ग्रुप में क्लास है वो ग्रुप में तो एटलीस्ट सेम रहेगी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ऑन हो सकते हैं। जैसे ये क्लास ऑफ 1 3 2 है A3 में, लेकिन इसमें S3 में आएंगे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ऑन हो गए। नेक्स्ट पहले डिस्कस करते हैं क्लास ऑफ A4। तो S4 का पहले साइकिल डिकम्पोजिशन क्या था आपके पास, 1 1 1 1, देन 1 1 2, देन 2 एंड 2, 1 एंड 3 एंड 4। तो S4 में कितनी नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस हैं, 5 कॉन्जुगेट क्लासेस हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे यहाँ, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ ऑर्डर 2 के 2 लेंथ की साइकिल 6 थी, और 2 2 साइकिल का प्रोडक्ट 3, और 3 लेंथ की साइकिल 8, और 4 लेंथ की साइकिल 6। ये टोटल 24 एलिमेंट। इसमें से इवन और इवन परमुटेशन कौन से हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज इवन, 2 लेंथ की साइकिल ऑड परमुटेशन, और ये इवन परमुटेशन, दिस इज इवन परमुटेशन, और ये ऑड परमुटेशन। यानी कि अगर मैं A4 लिखता हूं तो A4 में एलिमेंट्स जो आएंगे आइडेंटिटी 1 2 3 4, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 3 2 4, 1 4 2 3, ये 3 एलिमेंट हो गए। और उसके बाद 3 साइकिल 1 2 3, 1 3 2, देन 2 3 4, 2 4 3, and then 3 4 1, and 3 1 4, and 4 1 2, and 4 2 1. So these are
12 एलिमेंट इन A4। ठीक है, अब आपके पास क्लास इक्वेशन ऑफ S4 वो क्या होगी? सेम साइकिल डिकम्पोजिशन, तो सेम क्लास में एलिमेंट, तो 1 + 3 + 6 + 6 + 8, ये 24 एलिमेंट्स हैं। दिस इज अ क्लास ऑफ आइडेंटिटी। ये एलिमेंट क्लास ऑफ 1 2 3 4, 2 साइकिल का प्रोडक्ट, और इसको अज्यूम कर सकते हैं क्लास ऑफ 1 2, और ये क्लास ऑफ 4 लेंथ साइकिल 1 2 3 4, और दिस वन इज क्लास ऑफ 3 साइकिल 1 2 3। ठीक है, अब इसमें से जो A4 में आएंगे वो कौन से फैक्टर्स आएंगे? आइडेंटिटी, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट। अगर आपके पास जो S4 में एलिमेंट है वो कॉन्जुगेट रह जाए A4 में, यानी कि ये आइडेंटिटी है, ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्जुगेट आएगा तो इसकी क्लास में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट, आप सारे एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट हो जाए S4 में, ठीक है, तो गारंटी है कि ये सेम क्लास में आएंगे। और इसी तरह अगर ये सारे एलिमेंट भी आपस में कॉन्जुगेट हो जाए तो इसकी क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे यार? 8 एलिमेंट। तो पहले तो मैं एक एलिमेंट लिखता हूं, अल्फा इक्वल टू और सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4, और टाउ इज इक्वल टू 1 3 2 4। अगर ये कॉन्जुगेट हैं, या ये अगर F है, ये G है, अगर ये कॉन्जुगेट हैं तो एक सिग्मा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ सिग्मा सच दैट, और S4 में कॉन्जुगेट पहले देखते हैं, सच दैट सिग्मा इनवर्स G सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? F। तो ये सिग्मा कैसे जनरेट हो रहा था? तो सिग्मा के लिए चॉइस क्या थी हमारे पास? A1 A2 B1 B2 α1 α2 β1 β2। प्रोसीजर हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। तो ये 1 2 3 4 और ये 1 3 2 4, ये सिग्मा हो सकता है। आप इस G का ऑर्डर चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग सिग्मा चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट जो सिग्मा मिल सकता है वो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 देन 1 3 2 4। इस G को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 1 2 4। इस G को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 4 1 3, और इस G को ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 2 1 3। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसा सिग्मा मिल जाए जो A4 का भी एलिमेंट हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेट। अगर कोई भी सिग्मा नहीं मिलेगा सच दैट दिस इज एलिमेंट ऑफ A4, तो गारंटी है कि दे आर नॉट कॉन्जुगेट इन S4। जैसे अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट कौन सा है? 2 3, बिलोंग्स टू S4 है बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू A4। ठीक है, अगर मैं इसके और इसके कॉम्बिनेशन से एक सिग्मा जनरेट करता हूं तो कैसे जनरेट हो रहा था? 1 2 3 4, और यहाँ आपके पास 3 1 2 4। तो अगर इस एलिमेंट को लिखोगे तो 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, तो ये किसका एलिमेंट आ गया? A4 का भी एलिमेंट है, S4 का भी एलिमेंट है। यानी कि अगर मैं ये सिग्मा पिक करूंगा तो सिग्मा इनवर्स G सिग्मा इक्वल टू F आ गया। और इसका मीनिंग क्या है? दीज टू एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। क्लियर हो गया? इसी तरह आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि ये सारे एलिमेंट्स जो है वो आपस में कॉन्जुगेट है। तो क्लास इक्वेशन ऑफ S4 में अगर बात करेंगे तो टोटल सम शुड बी 12। आइडेंटिटी की क्लास में एक एलिमेंट, और 2 साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो 3 एलिमेंट। अब क्या ये 8 के 8 एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट हो सकते हैं? तो हमने डिस्कस करा था द कार्डिनलिटी ऑफ अ क्लास ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप 12 है और 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो गारंटी है कि A4 में, सॉरी दिस इज क्लास ऑफ A4, तो ये गारंटी है कि A4 में कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें 8 एलिमेंट होंगे, बिकॉज 8 डज नॉट डिवाइड 12। तो आपको इसको ऐसे फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है जो 12 को डिवाइड करे। तो यहाँ पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं 8 के?
तो 8 के लिए या तो 2 + 2 + 2 + 2 हो सकता है, या 2 + 2 + 4 हो सकता है, या 4 + 4 हो सकता है, या 2 + 6 हो सकता है, या 2 + 3 + 3 हो सकता है। ठीक है, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि वन लेंथ की साइकिल नहीं आएगी, आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो सेंटर में एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट है। ये एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेंगे वो बाकी सबके साथ कम्यूट नहीं करेंगे। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। बेसिकली 8 को उन फैक्टर्स में डिवाइड करना है जो 12 को डिवाइड करे। ठीक है, अब इस केस को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी केस हैं उसमें एक क्लास मिल रही है लेंथ 2 की। यानी कि इफ देयर एग्जिस्ट सिग्मा बिलोंग्स टू A4 सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा 2 हो जाए। ये वेरीफाई कर रहा हूं कि ये क्या 2 हो सकती है। कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा 2 है, तो यहां से क्या इंप्लाई करेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ SA4 अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा, और ऑर्डर ऑफ A4 अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा क्या आ जाएगा 6, और नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा ये क्या था, सब ग्रुप ऑफ A4। और हमने A4 में डिस्कस करा था कि ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप ऑफ A4 डिस्कस किया था, तो उसमें हमने प्रूफ करा था कि A4 डज नॉट हैव एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सिग्मा मिल जाए A4 में और उसकी क्लास में 2 एलिमेंट हो जाए, तो नॉर्मलाइजर में कितने आएंगे, 6 एलिमेंट, और नॉर्मलाइजर इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। तो दिस वन इज द कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि ये केस ये और ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल केस कौन सा बचा, 4 + 4 का। ठीक है, तो क्लास इक्वेशन ऑफ A4 क्या आ गई, ऑफ A4 is 12 is equal to 1 + 3 + 4 + 4। ठीक है, अब ये जो 4 + 4 क्यों आ रहा है उसका भी रीजन यहां से दिखा देते हैं। अगर मैं एक एलिमेंट पिक करता हूं F विच इज 1 2 3 और इसका इनवर्स G पिक कर लेते हैं विच इज 1 3 2। अगर F और G कॉन्जुगेट हैं तो इफ F एंड G आर कॉन्जुगेट इन A4 तो गारंटी है कि सिग्मा बिलोंग्स टू A4 मिलना चाहिए सच दैट सिग्मा इनवर्स G सिग्मा इक्वल टू F होगा। और ये सिग्मा कैसे जनरेट होता है, F 1 2 3 है, G आपके पास 1 3 2 हो सकता है, G को हम रोटेट कर सकते हैं 3 2 1 हो सकता है, G क्या हो सकता है 2 1 3 हो सकता है। यही पॉसिबल रोटेशन है। अगर इनके कॉम्बिनेशन से सिग्मा बनाएंगे तो सिग्मा क्या आएगा 1 2 3 1 3 2 यानी कि 2 3 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू A4। अगर इस कॉम्बिनेशन से सिग्मा बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 और 3 2 1 यानी कि ये क्या मिलेगी 1 3 साइकिल, अगेन डज नॉट बिलोंग्स टू A4। और अगर मैं इन कॉम्बिनेशन से सिग्मा डिफाइन करता हूँ तो 1 2 3 और यहाँ से 2 1 3 तो ये कौन सा एलिमेंट मिल गया 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A4। और इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते। तो हमने स्टार्टिंग में S4 में डिस्कस किया था कि अगर F और G A4 में कॉन्जुगेट है तो डेफिनेटली S4 में कॉन्जुगेट होंगे, और S4 में कॉन्जुगेट होने के लिए सिग्मा मिलना चाहिए। और सिग्मा कैसे जनरेट होता है, अगर F ये है G ये है तो सिग्मा को ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं F A1 A2 AR1 B1 B2 BR2 और G α1 α2 αR1। तो सिग्मा क्या था A1 का इमेज α1 A2 का इमेज α2 एंड सो ऑन। तो वहीं से पॉसिबल केस ऑफ सिग्मा ये थे। लेकिन ऐसा कोई भी सिग्मा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कहाँ बिलोंग कर रहा है A4 में। तो गारंटी है कि ये दो एलिमेंट S4 में कॉन्जुगेट नहीं है। तो दीज आर नॉट कॉन्जुगेट एलिमेंट इन S4। तो आपके पास अभी हमने डिस्कस करा जो S4 का क्लास इक्वेशन है वो क्या है ये जो 8 फैक्टर था वो 4 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि जो 3 लेंथ की साइकिल्स हैं उसमें से 4 साइकिल्स जो आएंगी वो एक क्लास में जाएंगी और 4 साइकिल्स आएंगी जो
दूसरी क्लास में जाएंगी। तो जैसे मैं टोटल 8 साइकिल लिख रहा हूँ, तो 1 2 3 और 1 3 2 ये गारंटी है कि डिफरेंट क्लास में आएंगी। इसी तरह 2 3 4 और 2 4 3 ये एक दूसरे के इन्वर्स है। इसी तरह 3 4 1 और 3 1 4 ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और 4 1 2 और 4 2 1 ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये सारे आपस में एक क्लास में, या जैसे वेरीफाई कर लेते हैं, अगर ये F पिक करते हैं एंड दिस वन इज G, तो वेरीफाई करना है कि ये कॉन्जुगेट है या नहीं है। तो सिग्मा कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो F इज 1 2 3 और G इज 2 3 4। तो इससे सिग्मा अगर डिफाइन करते हैं तो 1 2 3 2 3 4, तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, सॉरी इसमें 4 सेल्फ इमेज्ड है और इसमें 1 सेल्फ इमेज्ड है। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 और ये आ गया आपके पास 2 3 4 एंड 1। तो कौन सा एलिमेंट जनरेट हो रहा है, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4 और 4 का इमेज 1, विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू E4। अगर इसको रोटेट कर देते हैं तो ये G क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैं 3 4 2 1। उस केस में अगर सिग्मा डिफाइन करते हैं तो वो 1 2 3 4 देन 3 4 2 1। तो ये कौन सा सिग्मा मिलेगा, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 1, अगेन डज नॉट बिलोंग्स टू E4। अगेन इसको रोटेट करते हैं तो ये क्या हो सकता है, 4 3 2 एंड 1 सेल्फ इमेज। तो उस केस में 1 2 3 4 देन 4 3 2 1। तो 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 1, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, बिलोंग्स टू क्या हो गया, E4। तो यानी कि एक सिग्मा मिल गया जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो सिग्मा इनवर्स G सिग्मा इक्वल टू F मिल जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट है। और सिमिलरली वेरीफाई कर सकते हो ये भी आपस में कॉन्जुगेट है। तो ये चारों एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट आएंगे और ये चार आपस में कॉन्जुगेट आएंगे। तो जब मैं A4 की क्लास इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें जो 3 लेंथ की साइकिल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो S4 में था उसकी कार्डिनलिटी क्या थी कॉन्जुगेट क्लास की, 8, लेकिन A4 में ये 4 + 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये था क्लास इक्वेशन ऑफ A4। और अगर हम इसी मेथड से S4 को देखेंगे, सॉरी S5 में जाएंगे तो 60 एलिमेंट है, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है और सारी कैलकुलेशन, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 to 4 आवर लगेंगे अगर सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं आपको एक पेपर आज शेयर करूंगा, आपके मोबाइल ऐप में आ जाएगा। ठीक है, हाउ टू राइट द क्लास इक्वेशन ऑफ AN। तो उसका मैं रूल डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले उस पेपर को डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट जो मैंने रूल डिफाइन करूंगा वही आपको कवर अप करना है। जब आपको एग्ज़ाम के बाद टाइम मिले या आप कहीं भी रिसर्च करो देन यू कैन रीड अप दैट पेपर। ठीक है, तो द क्लास इक्वेशन ऑफ AN वो कैसे लिखेंगे उस कंसेप्ट पे आते हैं। द क्लास इक्वेशन ऑफ AN वो कैसे लिखेंगे उसका जनरल मेथड डिस्कस करते हैं। तो इफ F बिलोंग्स टू AN है तो गारंटी है कि जो F होगा वो Sn का भी मेंबर होगा। तो F बिलोंग्स टू Sn, और अगर F Sn में बिलोंग कर रहा है तो F की जो क्लास इक्वेशन है इन Sn, ठीक है, वो डिफाइन कर सकते हैं। अब जो F की जो कॉन्जुगेट क्लास है Sn में वो डिफाइन कर सकते हैं। अब जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ F इन Sn है वो हो सकता है कि जो En में है वो डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या सेम रहे। जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि अगर ग्रुप में 2 एलिमेंट कॉन्जुगेट है तो सब ग्रुप में हो सकता है कि वो कॉन्जुगेट नहीं रहे। ठीक है, तो जो क्लास ऑफ F इन Sn है दैट मे रिमेन सेम एज इन An और मे डिस्ट्रीब्यूट इनटू सब डिफरेंट पार्ट्स। अब रूल क्या है कि सेम कब रहेगी और डिफरेंट पार्ट्स में कब चेंज होगी। तो फर्स्ट रूल फॉर क्लास इक्वेशन ऑफ AN,
द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एफ, द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एफ आप राइट डाउन कर सकते हैं। द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एफ आइदर रिमेन सेम एज इन Sn, the conjugate class of f in En, the conjugate class of f in En either remain same as in Sn or partitioned into two equal parts, और partitioned into two equal parts। तो मीनिंग क्या है, या तो जो Sn में क्लास इक्वेशन है सेम रहेगी, यानी कि जो भी कॉन्जुगेट थे वो कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट ही रहेंगे, अदरवाइज दो इक्वल सब क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा दोनों सब क्लासेस की कार्डिनलिटी डिफरेंट हो। तो फर्स्ट रूल ये डिफाइन हो गया। अब दो इक्वल का पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कब होगी और सेम कब रहेगी, उसके लिए रूल, द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एफ, द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एफ distribute into two equal parts in En, the conjugate class of f distributed into two equal parts in En if and only if the cycle decomposition of f, तो Sn में आप f का cycle decomposition लिख सकते हैं। तो if and only if the cycle decomposition of f in Sn contains only non-repeated odd factors, if and only if the cycle decomposition of f in Sn contains only non-repeated odd factors, यानी कि जो हम साइकिल डिकम्पोजिशन में R1 R2 Rk लिखते हैं, तो ये सारे Ri ओड नंबर्स होने चाहिए और सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो उस केस में जो भी f की क्लास Sn में होगी वो दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और अदरवाइज जो क्लास रहेगी वो सेम रहेगी। तो रिपीट कर रहा हूँ, द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ f इन En आइदर रिमेन सेम और डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, द क्लास ऑफ f distribute into two equal part in En if and only if the cycle decomposition of f, the cycle decomposition of f in Sn contains only non-repeated odd factors, यानी कि कोई भी फैक्टर इवन नहीं होना चाहिए और सारे के सारे फैक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, देन ये रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं इसी रूल से A4 की क्लास इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको शेयर करूंगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल ऐप में। एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको PDF मिल जाएगा एज अ रिसर्च पेपर, ठीक है। तो जैसे S4 में साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 1 1 देन 1 1 2 देन 2 and 2 और देन 1 3 and 4, इसमें से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वन एलिमेंट या 6 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स, देन 8 एलिमेंट्स और 6 एलिमेंट, और इवन परमुटेशन इसमें से कौन से हैं, फर्स्ट वन इज इवन, सेकेंड वन इज ऑड, थर्ड वन इज इवन, फोर्थ वन इज इवन, फिफ्थ वन इज ऑड, ठीक है। अब अगर मैं A4 में डिस्कस करता हूँ या S4 में क्लास इक्वेशन अगर लिखते हैं तो वो 1 + 3 + 6 + 6 + 8, इसमें से A4 में जो फैक्टर आने वाले हैं वो 1 3 और 8 आने वाले हैं। तो 1 आइडेंटिटी की क्लास है और इसमें जो साइकिल डिकम्पोजिशन है उसमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं रिपीटेड फैक्टर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये 1 का ही फैक्टर रहेगा। देन 3 के रेस्पेक्ट में जो साइकिल डिकम्पोजिशन है उसमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं रिपीटेड भी हैं, इवन फैक्टर भी हैं। तो अगर रिपीटेड या इवन फैक्टर आ जाए तो क्लास में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 3 एलिमेंट रहेंगे। अगर मैं 8 के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो दोनों जो साइकिल डिकम्पोजिशन में फैक्टर्स हैं दोनों के दोनों ओड हैं और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं। तो ये जो 8 है
वो दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही हमने क्लास इक्वेशन लिखी थी। तो इस रूल से आप किसी भी एन की क्लास इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह S5 पे आते हैं पहले। तो S5 में साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 1 1 1, देन 1 1 1 2, देन 1 2 and 2, then 1 1 3, then 2 and 3, 1 and 4 and 5। तो टोटल 3 and 3 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेज इन S5 कितनी होंगी? 7, क्योंकि 7 डिस्टिंक्ट साइकिल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो ऑब्वियसली 1 रहेगा, और इसको अगर काउंट करना है तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 to the power 3 2 to the power 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास क्या आ गया? 2 into 3 4 5 अपॉन 2 into 6। तो ये तो ओवरऑल क्या बचा आपके पास? 10। तो इस टाइप के कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स, ठीक है। आपको जनरल फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट केस में 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये आपके पास आ जाएगा 1 to the power 1 2 to the power 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 अपॉन 2 इंटू 4। तो ये कितने एलिमेंट आ गए? 15 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 4 3 2 अपॉन 1 to the power 2 और 3 to the power 1, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल आओगे, तो कितने एलिमेंट हैं? 20 एलिमेंट। नेक्स्ट केस में 2 to the power 1 और 3 to the power 1, तो अगेन 20 एलिमेंट्स। नेक्स्ट में 4 to the power 1, तो ये कैंसिल आउट, तो ये टोटल एलिमेंट 30 एलिमेंट। नेक्स्ट केस 5 to the power 1, ये कैंसिल आउट, तो ये कितने एलिमेंट हो गए? 24। तो ओवरऑल सम वेरीफाई कर सकते हो, वो कितना आना चाहिए? S5 का ऑर्डर 5 फैक्टोरियल, तो सम 120 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब इसमें से इवन परमोटेशन, तो क्लास इक्वेशन ऑफ S5 क्या आएगा? 1 + 10 + 15 + 20 20 24 एंड 30। इवन परमोटेशन, फर्स्ट वन इवन है, सेकेंड वन 2 साइकिल, ऑड परमोटेशन, 2 साइकिल का प्रोडक्ट है तो इवन परमोटेशन, 3 साइकिल है तो इवन परमोटेशन, एक ऑड परमोटेशन है, दूसरा इवन परमोटेशन, तो ओवरऑल ऑड परमोटेशन। इवन लेंथ की साइकिल है तो ऑड परमोटेशन, ऑड लेंथ की साइकिल है तो इवन परमोटेशन, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्लास इक्वेशन ऑफ S5 में अगर बात करते हैं तो वो क्या आ गया आपके पास? 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 24 एंड +30, ये क्लास इक्वेशन ऑफ S5 है। देन क्लास इक्वेशन ऑफ A5, तो A5 में जो फैक्टर्स आने हैं वो 1 का फैक्टर होना चाहिए, 15, देन 20 और उसके बाद 24। अब 1 के रिस्पेक्ट में जो साइकिल डिकम्पोजिशन है ऑब्वियसली रिपीटेड फैक्टर कंटेन कर रहा है, तो इसकी क्लास 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। और अगर ऑड लेंथ की कार्डिनलिटी की क्लास है तो गारंटी है कि उस क्लास में 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हम कर नहीं सकते। देन 15 के लिए आपके पास यहाँ रिपीटेड फैक्टर आ रहे हैं और इवन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये क्लास भी 15 के 15 एलिमेंट कंटेन करेगी। तो रूल क्या है? तो जो इक्विवेलेंस क्लास है या तो 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी या सेम रहेगी। इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रूल क्या है कि आपके पास जो साइकिल डिकम्पोजिशन है उसमें सारे फैक्टर्स ऑड होने चाहिए और सारे के सारे फैक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट 20 के रेस्पेक्ट में सारे फैक्टर्स ऑड हैं लेकिन रिपीटेड फैक्टर हैं, तो ये जो 20 का फैक्टर रहेगा वो भी सेम रहेगा। प्लस 24 के लिए एक ही फैक्टर है और वो भी ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 12 + 12, यानी कि जो S5 A5 में 5 लेंथ की साइकिल है उसकी 2 कॉन्जुगेट क्लासेस मिलेंगी, एक और हर क्लास में कितने एलिमेंट्स होंगे? 12 एंड 12। तो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ A5 नॉट A4। आई थिंक क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट मूव करते हैं S6 पे, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं।
और एटलीस्ट आपको S7 तक ट्राई करना है, ठीक है। तो S6 के लिए ऑर्डर ऑफ S6 720, डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन, तो 1 1 6 फैक्टर्स, देन 1 1 1 1 2 का कॉम्बिनेशन, देन 1 1 2 एंड 2, देन 2 2 एंड 2, ठीक है। तो 1 2 के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो सारे लिख लिए। उसके बाद 1 1 3, देन 3 एंड 3, देन 1 2 3 के कॉम्बिनेशन 1 2 एंड 3, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी चॉइसेस आ गई 1 2 3 के लिए। देन 1 1 4 और 2 4, तो 4 के साथ 3 का फैक्टर आ नहीं सकता। देन 1 5 और फाइनली क्या मिलेगा 6, तो 3 3 6 3 9 और 2 11, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन S6 इज 11, ठीक है। और S6 में किसी भी एलिमेंट का लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर लिखोगे तो एलसीएम क्या है आपके पास 6, मैक्सिमम एलसीएम, तो लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर इज 6। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट केस में ऑब्वियसली 1 एलिमेंट, सेकेंड केस के लिए तो 6 इंटू 5 4 3 2 अपॉन 1 टू द पावर 4 2 टू द पावर 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बच गया 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट के लिए 4 3 2 अपॉन 1 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 गेट कैंसिल आउट, 4 गेट कैंसिल आउट, अगेन 2 अगेन कैंसिल आउट, तो ये भी कितने एलिमेंट्स है 15 एलिमेंट्स, ठीक है। 1 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट केस इज 6 5 4 3 2 अपॉन यहाँ से 2 टू द पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट केस इज 6 5 4 3 2 अपॉन 1 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि ये गया, ये 2 आ गया, तो ये कितने एलिमेंट हो गए आपके पास 40 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 6 5 4 3 2 अपॉन 3 टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आपके पास 2 गेट कैंसिल आउट, 3 गेट कैंसिल आउट और यहाँ से 2, तो अगेन 40 एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 6 5 4 3 2 अपॉन 1 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए आपके पास 120, ठीक है। नेक्स्ट केस के लिए 1 टू द पावर 2 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और टोटल एलिमेंट कितने आ गए आपके पास 90 एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट केस इज 6 5 4 3 2 अपॉन 2 इंटू 4, तो अगेन 90 एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट वन इज 6 5 4 3 2 अपॉन 5, तो 5 गेट कैंसिल आउट, तो ये आपके पास कितने एलिमेंट हो गए 6 6 इंटू 6 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4 144, तो इस केस में 144 एलिमेंट,
ठीक है, और 6 के लिए अपॉन 6 आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट, दिस इज 20 इंटू 6, तो यहाँ 120, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको दोबारा चेक करते हैं। तो दिस इज 65432 अपॉन 1 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 गेट कैंसिल आउट, दिस 3 और ये 2, सॉरी दिस इज 45। ठीक है, तो ओवरऑल सम अप करेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि 720 आना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये टोटल सम 720 आना चाहिए। अब इसमें से जो इवन परमुटेशन है, तो फर्स्ट वन इज इवन, यहाँ 2 लेंथ की साइकिल है तो ऑड परमुटेशन, ये 2 2 लेंथ की साइकिल का प्रोडक्ट है तो इवन परमुटेशन, ये 3 2 साइकिल्स हैं तो ऑड परमुटेशन, 3 साइकिल ऑलवेज इवन परमुटेशन, 3 साइकिल का प्रोडक्ट है तो इवन परमुटेशन, एक ऑड परमुटेशन, इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन, तो ओवरऑल ऑड परमुटेशन, इवन लेंथ की साइकिल है तो ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन, तो ओवरऑल इवन परमुटेशन, ऑड लेंथ की साइकिल है तो इवन परमुटेशन, इवन लेंथ की साइकिल है तो ऑड परमुटेशन। तो क्लास इक्वेशन ऑफ S5 अगर डिस्कस करेंगे तो वो आपके पास आ गया 1 प्लस 15 प्लस देन 30 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 45, 40 के 2 फैक्टर्स हैं, 30 का एक फैक्टर है, 45 का एक फैक्टर, देन 90 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 144, तो ये क्लास इक्वेशन ऑफ S6 है। अब इसमें से जो इवन परमुटेशन है तो ये A6 में आएगा, देन उसके बाद 45 का फैक्टर A6 में होगा, देन उसके बाद 40 के जो फैक्टर्स हैं वो A6 में होंगे, एंड देन एक 90 का फैक्टर एंड 144 का फैक्टर। ठीक है, तो यहां से क्लास इक्वेशन ऑफ A6 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहां रिपीटेड फैक्टर है तो ये क्लास रिमेन सेम 40 के रिस्पेक्ट में, यहां भी 1 के रिपीटेड फैक्टर हैं तो क्लास रिमेन सेम, यहां भी रिपीटेड फैक्टर है तो क्लास रिमेन सेम, तो 40 प्लस 40 दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा जब डिस्टिंक्ट फैक्टर हों और सारे फैक्टर्स ओड हों, देन 90 के रेस्पेक्ट में ये इवन परमुटेशन है तो यहां सारे फैक्टर इवन हैं तो ये क्लास रिमेन सेम। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है आपके पास 144 के रेस्पेक्ट में दोनों फैक्टर यहाँ साइकिल डिकम्पोजिशन में ऑड फैक्टर्स आ रहे हैं और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो 144 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस 72। ठीक है, तो आई थिंक रूल क्लियर हो गया होगा कि EN में अगर क्लास इक्वेशन लिखनी है तो जो SN में कॉन्जुगेट क्लास है वो या तो सेम रहेगा या दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा whenever the cycle decomposition contains only non-repeated distinct factors। जैसे यहाँ लास्ट केस में 1 और 5 दोनों फैक्टर्स ओड हैं और दोनों के दोनों नॉन रिपीटेड हैं और डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो ओड फैक्टर्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करना A7 के लिए और S7 के लिए। ठीक है, सेम रूल, तो अप टू S7 आपके पास हर SN की क्लास इक्वेशन और EN की क्लास इक्वेशन नॉन होनी चाहिए। प्रूव करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी G1 क्रॉस G2 के बारे में। तो if G1 and G2 are any two groups, कोई भी रैंडम दो ग्रुप्स हैं, तो दिस implies G1 क्रॉस G2 also group
विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट वाइज बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो G1 का ऑपरेशन होगा, सेकेंड कंपोनेंट में G2 का ऑपरेशन होगा। ये हमेशा ग्रुप बनाता है। अब अगर आपको G1 क्रॉस G2 की क्लास इक्वेशन लिखनी है विद द हेल्प ऑफ G1 एंड G2, तो वो कैसे लिखेंगे उस पर डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले एफ ए बी, तो और बेसिकली जेड ऑफ G1 क्रॉस G2 और जेड ऑफ G1 क्रॉस जेड ऑफ G2 वेदर दे आर इक्वल और नॉट, कि ये G1 क्रॉस G2 का डायरेक्टली सेंटर फाइंड कर रहे हैं और यहाँ G1 का सेंटर फाइंड कर रहे हैं, देन G2 का सेंटर फाइंड कर रहे हैं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या ये दोनों सेट सेम होंगे? तो सिंपली अगर मैं A, B बिलोंग्स टू Z ऑफ G1 क्रॉस G2 पिक करता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है? फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, A, B डॉट XY शुड बी सेम एज XY डॉट A, B। तो ये G1 क्रॉस G2 के सेंटर में है, तो G1 क्रॉस G2 के हर एलिमेंट के साथ A, B कम्यूट करेगा। तो दिस इम्प्लाइज A ऑफ X B ऑफ Y शुड बी सेम एज X ऑफ A और Y ऑफ B। तो इसका मीनिंग क्या है? A ऑफ X इज इक्वल टू X ऑफ A फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G1 और B ऑफ Y इक्वल टू Y ऑफ B फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू G2। इसका मीनिंग क्या आएगा फिर? A बिलोंग्स टू Z ऑफ G1 और दिस इज B बिलोंग्स टू Z ऑफ G2, तो दिस इम्प्लाइज A, B बिलोंग्स टू Z ऑफ G1 क्रॉस Z ऑफ G2। क्लियर है? तो यानी कि ये जो सेट है इसमें कंटेंट हो गया। अगर कन्वर्स पार्ट लेते हैं A, B अगर इसमें है तो A किसका एलिमेंट होगा? Z ऑफ G1 का, B Z ऑफ G2 का। तो A G1 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा और B G2 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो डेफिनेटली A, B G1 क्रॉस G2 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो कन्वर्स पार्ट ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 मस्ट बी इक्वल टू सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2। और सिमिलरली जस्ट आप खुद ट्राई करना कि नॉर्मलाइजर ऑफ A, B इज ऑलवेज सेम एज नॉर्मलाइजर ऑफ A क्रॉस नॉर्मलाइजर ऑफ B। ठीक है? और सिमिलरली द क्लास ऑफ A, B इज ऑलवेज सेम एज क्लास ऑफ A क्रॉस क्लास ऑफ B। जस्ट जो मैंने अभी G1 क्रॉस Z ऑफ G1 क्रॉस G2 और Z ऑफ G1 क्रॉस Z ऑफ G2 के लिए प्रूफ करा है, सेम प्रोसीजर। इसका एलिमेंट लोगे उसको इसमें प्रूफ कर पाओगे और इसका एलिमेंट लेके इसमें प्रूफ करोगे, तो ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है। ठीक है? तो अगर मुझे क्लास ऑफ A, B फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा? क्लास ऑफ A फाइंड करूँगा और उसको क्लास ऑफ B से मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो क्या आ जाएगी? क्लास ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A, B। जैसे सिंपल अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, द क्लास इक्वेशन ऑफ से S3 क्रॉस Q8 की बात करते हैं। ठीक है? S3 क्रॉस Q8 की क्लासेस की बात करते हैं। तो S3 क्रॉस Q8 का ऑर्डर क्या है? ये 6 ऑर्डर का है और ये 8 ऑर्डर का, तो ओवरऑल 48 ऑर्डर का ग्रुप है। अब अगर S3 की क्लासेस देखेंगे तो क्लास इक्वेशन S3 की क्या थी? 1 + 2 + 3। और Q8 की क्लास इक्वेशन आप क्या लिख चुके हो? या Q8 के लिए 1 + 1 + 2 + 2 + 2। ऑलरेडी पी क्यूब ऑर्डर के लिए क्लास इक्वेशन लिख चुके हैं। ये किसकी क्लास है? क्लास ऑफ आइडेंटिटी। दिस इज क्लास ऑफ 2 साइकिल, 3 साइकिल। दिस इज क्लास ऑफ 2 साइकिल। यहाँ ये क्लास ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज क्लास ऑफ -1, दिस इज क्लास ऑफ आयोटा, दिस इज क्लास ऑफ जे, और ये जो है वो क्लास ऑफ के। ठीक है? तो अब मैं अगर ये रूल यूज करता हूँ, A, B कोई भी एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, तो A को आइडेंटिटी पिक करते हैं S3 में
और बी को 1 पिक करते हैं, तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी कोमा 1 का मीनिंग क्या होगा? क्लास ऑफ आइडेंटिटी क्रॉस क्लास ऑफ 1। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? ओनली 1 एलिमेंट। इसी तरह क्लास ऑफ आइडेंटिटी का विद क्लास ऑफ -1 पिक कर सकते हैं, तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी विद -1, तो ये क्या आ जाएगा? क्लास ऑफ आइडेंटिटी क्रॉस क्लास ऑफ -1। तो इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे? 1। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 1, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इसी तरह क्लास ऑफ आइडेंटिटी कोमा आयोटा फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2 एलिमेंट। देन क्लास ऑफ आइडेंटिटी कोमा क्लास ऑफ जे फाइंड कर सकते हैं, तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी कोमा आई, क्लास ऑफ आइडेंटिटी कोमा देन क्लास ऑफ आइडेंटिटी कोमा के। तो इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं? 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 1 के रिस्पेक्ट में इस हर क्लास से प्रोडक्ट करेंगे तो वो कॉन्जुगेट क्लासेस आएंगी। इसी टाइप से 1 2 3 की जो क्लास लिखेंगे उसको क्लास ऑफ आइडेंटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, क्लास ऑफ -1 के साथ। तो यहाँ से कितने फैक्टर आ गए? फिर 5 फैक्टर आ गए। यहाँ से भी कितने फैक्टर आ गए? 5 फैक्टर। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ द क्लास ऑफ और क्लास इक्वेशन ऑफ S3 क्रॉस Q8 वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगी? पहले यहाँ जो फैक्टर्स हैं उनको इसके साथ हर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + 1 + 2 + 2 + 2, जब 1 के साथ सबका कॉम्बिनेशन, देन 2 के साथ सबका कॉम्बिनेशन, तो आ जाएगा 2 + 2 + 4 + 4 + 4, देन 3 का सबके साथ कॉम्बिनेशन, वो क्या होगा आपके पास? 3 + 3 + 6 + 6 + 6। ओवरऑल सम करके देख सकते हो 48 जरूर आएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ S3 क्रॉस Q8। तो सिंपली करना क्या है कि जो G1 में कॉन्जुगेट क्लासेस हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है द कॉन्जुगेट क्लासेस विद G2, देन फाइनल क्लास इक्वेशन ऑफ G1 क्रॉस G2 मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां से मैं, क्वेश्चन इज नंबर ऑफ conjugate classes in S3 cross D4 with 8 elements। तो S3 क्रॉस D4 में कितनी क्लासेज होंगी जिसमें एग्जैक्टली 8 एलिमेंट हो? तो डायरेक्टली आप S3 की क्लास इक्वेशन लिखोगे तो 1 + 2 + 3, D4 की क्लास इक्वेशन लिखेंगे तो 1 + 1 + 2 + 2 + 2। अब ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन, यहाँ जो भी नंबर है उनका इन नंबर के साथ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 8। कभी पॉसिबल नहीं है। 1 को 1 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो लेंथ 1 आएगी या 2 आएगी, देन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 लेंथ या 4 लेंथ की क्लास आएगी, और 3 के साथ करेंगे तो वो 3 लेंथ या 6 लेंथ की क्लास आएगी। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस विद 8 एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसी टाइप से नंबर ऑफ conjugate classes in S4 cross S3 with 8 elements ये कितनी होंगी? तो अगर S4 की क्लास इक्वेशन लिखते हैं तो S4 की क्लास इक्वेशन क्या थी आपके पास? 1 + 3 + 6 + 6 + 8, और यहाँ क्लास इक्वेशन क्या आपके पास? 1 + 2 + 3। तो वो कॉम्बिनेशन लेने हैं जहाँ प्रोडक्ट 8 आ जाए। तो 1 का साथ इनके साथ प्रोडक्ट करेंगे या डायरेक्टली क्लास इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 1 + 2 + 3, जब 1 को इन सारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 6 + 9, देन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 12 + 18, देन अगेन 6 + 12 + 18, देन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 16 + 24। तो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ S3 क्रॉस S4 या S4 क्रॉस S3। इसमें 8 कार्डिनलिटी की कितनी कॉन्जुगेट क्लासेस है? ओनली 1।
तो इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस विद फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन G1 क्रॉस G2। तो सिंपल रूल है, G1 की क्लास इक्वेशन लिखो, G2 की क्लास इक्वेशन लिखो, यहाँ जितने भी फैक्टर हैं उनको इन सारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और ओवरऑल सम अप देखोगे तो वो इसकी क्लास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास G1 क्रॉस G2 की क्लास इक्वेशन। तो ये था आपके पास ओवरऑल अबाउट द क्लास इक्वेशन ऑफ एनी ग्रुप, ठीक है। और इसको आप कवर अप करिए, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि इस क्लास इक्वेशन से नॉर्मल सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आप जितनी भी हमने क्लास इक्वेशंस लिखी हैं, जितने भी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, वो आप कवर अप करेंगे। तो आपको मैं एक टेस्ट असाइन करूँगा आज, कल आपको वो क्लास इक्वेशन का टेस्ट सबमिट करना है, देन हम उसका डिस्कशन लेंगे कल, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। थैंक यू।